नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। धर्मांतरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह न सिर्फ एक गंभीर सामाजिक अपराध है बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। जिस धर्म को आस्था, शांति और व्यक्तिगत आधार का विषय माना जाता है उसी को आज लालच, धोखे और डर का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि ये खेल उन मासूम, गरीब और कमजोर तबकों के साथ खेला जा रहा है जो पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर है। उन्हें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फंसाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनके धर्म और पहचान को बदलने की साजिश रची जाती है। धर्मांतरण का ये नया चेहरा किसी की इच्छा नहीं बल्कि एक संगठित रणनीति का हिस्सा है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को टारगेट किया जा रहा है। जबरन या छलपूर्वक धर्म परिवर्तन न सिर्फ उनके विश्वास के साथ धोखा है बल्कि उनके अस्तित्व और आत्मसम्मान पर सीधा आघात है। और हाल ही में इस मामले से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, योगी सरकार ने किया था। छांगुर का नाम एक बड़े रैकेटों में जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर पुलिस अभी भी उसे जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है। और एक और बड़ा खुलासा किया गया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का धर्मांतरण रैकेट पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से उठी ये कहानी अब सिर्फ एक स्थानीय अपराध नहीं रह गई बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चिंता और चौंकाने का विषय बन चुकी है। जिस व्यक्ति को पहले एक बाबा के रूप में जाना जाता था, वही व्यक्ति एक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवैध धर्मांतरण गिरोह का सरगना साबित हो रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने जिस नेटवर्क को वर्षों तक पाला पोसा, उसका जाल इतना विस्तृत और गहरा है कि यूपी एटीएस, ईडी, बलरामपुर पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियां तक अब तक उसके सिरों को सुलझा पाने में लगी हुई हैं। चार्जशीट के अनुसार छांगुर लखनऊ से लेकर मुंबई, पुणे, नेपाल बॉर्डर तक फैले एक ऐसे नेटवर्क का संचालन कर रहा था जो सीधे सीधे लोगों को धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहा था। न सिर्फ धर्म बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और सामाजिक आधार भी बदला जा रहा था। छांगुर अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा महबूब, उस सहयोगी नीतू उर्फ परवीन, उसका पति नवीन रोहरा, सबरोज, साहबुद्दीन जैसे कई नाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि इस गिरोह को सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, कनाडा और नेपाल जैसे देशों से भी सीधी फंडिंग मिलती थी। एक बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। विदेशी बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा किए गए थे जिनका उपयोग भारत में जमीन खरीदने, लोगों को लालच देने, सामाजिक दबाव बनाने और यहाँ तक कि मजहबी कार्यक्रमों के आयोजन में किया गया। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ नवीन रोहरा के खाते में 16.5 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें से 1.3 करोड़ रुपए सीधे सीधे छांगुर और उसके बेटे महबूब के पास पहुंचे। छांगुर के खुले बड़े राज। छांगुर के नेटवर्क का असली चेहरा तब सामने आया जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी और जांच एजेंसियों को साक्ष्य मिलने लगे कि ये सिर्फ एक मामूली धर्मांतरण का मामला नहीं है। चार्जशीट में यह खुलासा किया गया कि इस पूरे रैकेट का अंतिम उद्देश्य भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। जी हाँ, इस मिशन 2047 के नाम से चल रही ये योजना का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत आस्था या धार्मिक परिवर्तन से कई बड़ा था। एक ऐसे संगठनात्मक षड्यंत्र का हिस्सा था जिसमें हजारों लोगों को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से मुसलमान बनाकर भारत की जनसंख्या संरचना को बदलने की एक बड़ी साजिश, बड़ी कोशिश की जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह ने 3000 से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ा था, जिनमें से करीब 400 पूर्णकालिक रूप से इस धंधे के लिए काम कर रहे थे। इनके कामों में शामिल था भोले भाले, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जातियों और बच्चों को टारगेट करना, उन्हें लालच देना, फर्जी धार्मिक ज्ञान बांटना और फिर उन्हें अपने धर्म में शामिल करना। इस पूरे मिशन में शिजर तैयबा जैसी धार्मिक किताबों का उपयोग होता था जिसे पढ़ाकर मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था। एजेंसियों की जांच में ये सामने आया कि ये गिरोह कोई साधारण आपराधिक समूह नहीं था
बल्कि इसके पास एक मजबूत आंतरिक संरचना, कार्य योजना, फंडिंग नेटवर्क और कानूनी सुरक्षा घेरा भी था। छांगुर के साथ काम कर रही नीतू उर्फ परवीन और उसका पति नवीन न सिर्फ फंडिंग के मुख्य माध्यम थे, बल्कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बड़ी रकम की हेराफेरी भी करते थे। इसी गिरोह में शामिल राजेश उपाध्याय, जो बलरामपुर की कोर्ट में क्लर्क था, वो ये कानूनी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने, केसों में राहत दिलवाने और गिरफ्तारी रोकने जैसे कार्यों में मदद करता था। यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क जो है संचालित किया जा रहा था। लेकिन योगी सरकार ने नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का काम शुरू किया है। छांगुर और गिरोह की पकड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास न सिर्फ फर्जी आईडी, विदेशी संपर्कों की जानकारी, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में फैली 300 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होने को कहा गया था। और पुलिस का एक ऐसे दस्तावेज भी मिले जो दिखाते हैं कि गिरोह ने लखनऊ, बलरामपुर, पुणे, मुंबई और नेपाल बॉर्डर के आसपास अवैध जमीनें खरीदी, शोरूम बनाए और धार्मिक केंद्र स्थापित किए। जैसे जैसे जांच एजेंसियों ने छांगुर गिरोह की परतें खोली, वैसे वैसे इसके गंभीर परिणाम सामने आते गए। ईडी ने अब तक नीतू, नवीन और छांगुर की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बुलडोजर की कार्रवाई भी कहा जा रहा था उनकी संपत्तियों पर चलेगी, उनके करीबियों पर तो बुलडोजर की कार्रवाई चली है। पुणे में फ्लैट्स, लखनऊ में प्लॉट्स और बलरामपुर में शोरूम की जब्ती की गई है। इतना ही नहीं, छांगुर और उसके साथियों ने कोर्ट में जमानत पाने के लिए फर्जी दस्तावेज और भ्रष्ट कोर्ट कर्मियों का सहारा भी लिया, जिससे कोर्ट स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन योगी सरकार ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। एटीएस ने चार्जशीट में साफ लिखा है कि आरोपी किसी भी कीमत पर कानून के शिकंजे से बच निकलना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस केस को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे, जिसमें प्रतिदिन जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस गिरोह को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त माना है और कहा है कि धर्म के नाम पर देश में नफरत, लालच और भ्रम फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने एटीएस, एसटीएफ, ईओडब्ल्यू और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो इस पूरे नेटवर्क को अब जड़ से उखाड़े, चाहे इसके लिए नेपाल बॉर्डर तक ही क्यों न जाना पड़े। इस मामले में जो गवाह सामने आए हैं, उनके बयान रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक गवाह ने बताया कि छांगुर बाबा की सभाओं में कहा जाता था 2047 तक भारत एक मुस्लिम देश होगा, अल्लाह की हुकूमत आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि जबरन या छल पूर्वक धर्मांतरण न केवल सामाजिक ताने बाने को तोड़ता है, बल्कि ये कानून और संविधान के खिलाफ भी है। इसी उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया, जिसके तहत जबरन लालच देकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरोह की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। बलरामपुर प्रशासन ने गिरोह की संपत्तियों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 8.55 लाख की वसूली का नोटिस भी जारी किया गया था। ये संदेश साफ है, जो धर्म के नाम पर जाल बिछाएगा उसे न सिर्फ जेल बल्कि आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। शासन और प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि इस तरह के गिरोह को ना तो पनपने दिया जाएगा और ना ही छूट दी जाएगी। इसके लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर एक साथ काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रशासन तक इस केस की प्रगति पर हर सप्ताह समीक्षा बैठक कर रही है। एटीएस ने साफ किया है कि अभी और भी आरोपियों की पहचान होनी बाकी है और जल्द ही दूसरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू ये भी है कि धर्म जैसे संवेदनशील विषय को एक संगठित अपराध के तौर पर इस्तेमाल किया गया, न केवल सामाजिक ढांचे को तोड़ने के लिए, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति और कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए भी। छांगुर और उसके गिरोह ने धर्मांतरण को एक व्यापार, एजेंडा और साजिश की तरह चलाया, जिससे हजारों मासूमों की पहचान और विश्वास के साथ छल किया गया। सरकार और जांच एजेंसियों की सजगता ने इस नेटवर्क को बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन ये चेतावनी भी है कि ऐसे गिरोह समाज की चुप्पी का फायदा उठाकर कैसे वर्षों तक फलते फूलते रहे।
ये मामला अब केवल कानून की अदालत में नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और नैतिक जिम्मेदारी की अदालत में भी है। फलता फूलता अब नहीं देखा जा सकता है ऐसे किसी भी मामले को। यूपी में धर्मांतरण किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन जब उसमें धोखा, लालच, डर और विदेशी साजिशें शामिल हो जाएं तो वो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि देश की आत्मा पर हमला होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।